आप में अगर ये पूर्वाग्रह रहेंगे कि आपको उस व्यक्ति के सामने आपको कम अंक मिलेंगे या उस परीक्षा में आपको कम अंक मिल सकते हैं, आपका सफलता जैसे पूर्वाग्रहों से आपको मुक्त होकर के बैठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, जी सर। वो भी चाहता है कि मैं ऑप्शन बी नहीं रखूं, जी सर। ऑप्शन ए पे ही काम करूं, जी सर। और हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जी सर। तो तैयारी शुरू कब से करें? एक्चुअली प्रोफेसर अयूब खान का, जैसा कि आपने कहा भी, कि सबसे हार्ड बोर्ड माना जाता है, वो हार्ड इस मामले में भी है कि उनके जो भी चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उनसे पता नहीं लगता कि वो खुश हैं या कि नाराज हैं या कि कम खुश हैं। मूल पुस्तकों से इतर जो कि कुंजियां या अन्य जो शॉर्टकट रास्ते हैं, उन पर विश्वास ज़्यादा किया जाता है। मेरा हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विषय के अलावा जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसको भी अलग इसलिए नहीं मानता कि एक साहित्य के या एक सहायक आचार्य को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में मालूम नहीं भी हो सकता तो वो मना भी करना आना चाहिए। तो इस वजह से साक्षात्कार के लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। परीक्षा प्रणाली में या परीक्षा जो व्यवस्था है, जिसमें प्रश्नोत्तर की जो शैली है जी, उनमें मैं कहाँ अपने आप को पीछे पा रहा हूँ। उन पर विधिवत रूप से कार्य किया रणनीतिक तौर पर, और साथ में अपने जो मित्र हैं उनको लिया, और उसके बाद में फिर इसकी तैयारी की। एमए के जो सिलेबस है जी, उनमें जो मूल पुस्तकें लगी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही कारगर, ठीक पुस्तकें हैं, क्योंकि वो मैच करती हैं, म्यूचुअल है। राम और कृष्ण का ऐसा कुछ द्वंद्व मेरे मस्तिष्क में है नहीं जी, लेकिन कृष्ण इसलिए मैंने यहाँ पर चुना है कि कृष्ण उन सभी सीमाओं को तोड़ते हैं। मैं ये मान करके एग्ज़ाम कोई दूँ, कोई परीक्षा दूँ, कोई साक्षात्कार दूँ कि इसमें तो मैं 100% सफल ही होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और सफल नहीं हुए तो दुख होगा। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित हो रहे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों से हमारी विशेष बातचीत का क्रम लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है हिंदी विषय में 69वीं रैंक प्राप्त करने वाले शशिकांत भारद्वाज। ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने ये ठान लिया था कि इन्हें कॉलेज प्रोफेसर बनना है। उसी लक्ष्य को लेकर निरंतर प्रयासरत रहे। पहले ही प्रयास में चयन के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन कुछ अंकों से रह गए। हिम्मत नहीं हारी, अपनी सकारात्मक सोच के साथ पूरे समर्पण से मेहनत जारी रखी और 2023 भर्ती परीक्षा में बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे इनकी इस यात्रा की कहानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। शशिकांत, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हिंदी के जी 69 रैंक आई जी सर। अटेम्प्ट कौन सा आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है जी। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है और बहुत ही नज़दीक से मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था, और इस बार दिया और 69वीं रैंक मेरी रही है। पिछली बार कितने नंबर से रहे आप? पिछली बार मेरा 1 नंबर के आसपास से मतलब अंतिम चयन रुका। अच्छा जी सर। बीएड की आपने? नहीं, बीएड नहीं की मैंने। पीएचडी मेरी सबमिट होने वाली है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था? जी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट ग्रेड दे लूँ, सेकंड ग्रेड दे लूँ? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था मुझे, और इसके लिए मेहनत भी कर रहे थे धीरे, और अंततः असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए। नेट कब हुई आपकी? नेट मेरी 2017 में हुई, जब मैं एमए कर रहा था। नेट जेआरएफ मेरी दोनों साथ में हुई। अच्छा जी। राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से मैंने एमए किया है, और उसी समय मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया था। सब्जेक्ट क्या था 11th में आपके पास? 11th में मेरे पास इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य, ये 3 विषय थे, और ये मेरे पास ग्रेजुएशन में भी रहे। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदी साहित्य से किया। 10वीं में स्कोर क्या था? 10वीं में मेरे 65% थे, 12वीं में मेरे 65% थे। अच्छा जी सर। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में था, बीए कर रहा था, उस दौरान पहली बार मेरे दिमाग में आया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। अच्छा जी।
घर में कोई है आपके इस रैंक के अधिकारी? नहीं, स्कूल अ, शिक्षा में है, हम्म, कॉलेज शिक्षा में मैं पहला हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे मतलब यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर्म करते थे। हम्म, अभी वो सेवानिवृत्त हैं। रिटायरमेंट ले लिया। जी सर। 11th में आए, जी। तब ये नहीं हुआ कि मैं साइंस ले लूं, साइंस या किसी ने कहा नहीं? हाँ, मेरे पिताजी को विज्ञान विषय के प्रति थोड़ा-सा मोह था, क्योंकि मेरे परिवार में अन्य जो मेरे भाई और रहे हैं, उन सबके पास में विज्ञान विषय था हम्म, और मैं भी विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा, लगभग 2 महीने तो। अच्छा। हाँ जी। हाँ, जुलाई और अगस्त 2 महीने में विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा। उसके उपरांत कक्षा 10 या इससे पहले भी कहूँ तो हिंदी में मेरी रुचि रही है हमेशा, साहित्य में रुचि रही है। और उसके बाद में 2 महीने साइंस पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मुझे हिंदी साहित्य ही पढ़ना चाहिए और मैंने फिर इस चीज़ का विरोध करके फिर हिंदी साहित्य ही पढ़ा और इतिहास और साथ में राजनीति विज्ञान जो है विषय मैंने लिए। ग्रेजुएशन के बाद ये नहीं हुआ कि बीएड कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ। घर वालों ने कहा नहीं? घरवालों ने कहा, लेकिन मेरा बिल्कुल क्लियर था कि बीएड स्कूल शिक्षा में मुझे जाना नहीं था। मैं अपने आप को हो सकता है कि अ, असमर्थ महसूस करता था स्कूल शिक्षा जाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं कॉलेज शिक्षा के लिए बना था। इस वजह से मैंने पीएचडी करके और फिर एमए के दौरान मेरा नेट जेआरएफ भी समय पर हो गया, तो जी। मुझे लगा कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। एक ये होता है एक सामान्य घरों में, जी, ऑप्शन बी रखते हैं साथ में। जी। यदि इधर नहीं हुआ तो बीएड हुई होगी तो ग्रेड फर्स्ट दे लेंगे, ग्रेड सेकंड दे लेंगे। मेरे पास देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन था नहीं, अच्छा, आपने एक ही ऑप्शन तय एक किया? ही ऑप्शन तय किया था मैंने। हम्म, और उसी में क्योंकि अ, मेरी माँ बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन शुरू से जब भी कुछ असफलता या सीखने की ऐसी कुछ कि हम जहाँ पर अपने आप को असफल पा रहे हैं, तब एक कविता वो बार-बार सुनाती थी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो दिमाग पर इस तरीके से वो चीज़ थी कि हमें कभी असफलता बहुत ज़्यादा तोड़ ही नहीं पाई। हमें लगता था कि जैसे पिछला वाला भी मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा नहीं हो पाया, जी। मैं थोड़ा-सा निराश भी हुआ। हम्म, लेकिन फिर वो माँ की बात मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि मेहनत करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? मेहनत सही दिशा में, सही गति से, सही तरीके से की जाएगी तो सफलता भी मिलेगी। इसके उपरांत अगर कुछ होता तो शायद मैं किसी अन्य दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचता। फिलहाल तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सपना था और उसी में मेरे माता-पिता और मेरे जो बड़े भाई हैं या मेरे दोस्त हैं, जी। उनकी प्रेरणा से या उनकी जो उक्तियाँ हैं, उनको सुनकर ही मैंने ये सब कुछ किया। आपने इसके लिए तैयारी कितने समय की टोटल? तैयारी का देखा जाए, हम्म, तो वैसे तो जब स्नातकोत्तर में एडमिशन लिया एमए में, तभी से इसकी शुरू थी। नेट जेआरएफ के लिए तैयारी की और उसके बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर 2020-21 वाली भर्ती के लिए हमने तैयारी की। तो तैयारी तो लगातार चल रही थी। बस कुछ प्रयोग थे, जैसे? नेट जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी कुछ जो अंतराल, कुछ कमियाँ जो रह रही थी अ, पढ़ने में या कुछ हिंदी साहित्य की प्रकृति में जो कॉम्पिटिशन वाली है, उसमें मेरी कमियाँ कहाँ हैं? या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2020-21 वाला जो मैंने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा प्रणाली में या परीक्षा जो व्यवस्था है जिसमें प्रश्नोत्तर की जो शैली है, जी। उनमें मैं कहाँ अपने आप को पीछे पा रहा हूँ। उन पर विधिवत रूप से कार्य किया, रणनीतिक तौर पर और साथ में अपने जो मित्र हैं, उनको लिया और उसके बाद में फिर इसकी तैयारी की। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको करना है, जी सर। तो कहाँ से शुरू करे तैयारी? नया बच्चा मिंटू से जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, जी सर। वो भी चाहता है कि मैं ऑप्शन बी नहीं रखूं, जी सर। ऑप्शन ए पे ही काम करूं, जी सर। और हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जी सर। तो तैयारी शुरू कब से करे? इसके लिए एमए के दौरान जी। ही जो मूल पुस्तकें हैं एमए की, उन्हें तो वह आवश्यक तौर पर पढ़ें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मूल पुस्तकों से इतर जो कि कुंजियाँ या अन्य जो शॉर्टकट रास्ते हैं, उन पर विश्वास ज़्यादा किया जाता है।
मेरा हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और एमए के जो सिलेबस है जी। उनमें जो मूल पुस्तकें लगी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही कारगर, ठीक पुस्तकें हैं, क्योंकि वो मैच करती हैं, म्यूचुअल है। तो एमए के दौरान आप जो सिलेबस में जो पुस्तकें लगी हैं उनको आप ठीक से पढ़िए, उन पर आप गहरे चिंतन मनन भी कीजिए, उनसे संबंधित जो समीक्षात्मक ग्रंथ या आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो भी पढ़ने की आप आदत डालिए। जी। और चूँकि जो ऑप्शनल जो पेपर होता है प्रश्न शैली का, तो उसमें जो तथ्य हैं उनका बड़ा महत्व है। तो तथ्यात्मक चीज़ें जहाँ से प्राप्त हो सकती है, जिन मूल मूल पुस्तकों से, उन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें तथ्य की दृष्टि से। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो तथ्य की दृष्टि से वो बड़ा ही समृद्ध इतिहास है साहित्य का। तो उसका अध्ययन करें। काव्य शास्त्र की बात चल रही है तो काव्य शास्त्र में जो मानक पुस्तकें मानी जाती हैं कुछ, तो उनका अध्ययन ज़रूर करें। उनसे आप उन चीज़ों पर मनन करें, चिंतन करें, उनसे आप प्रश्न निकालने की कोशिश करें। उन पर आप अपने जो सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, तो उनसे आप उन पर चर्चा कीजिए आप, इन चीज़ों पर। ये मेरे को ठीक रास्ता नज़र आता है। जी। और जैसे-जैसे मतलब वैकेंसी आ गई है, फिर आप अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल इसमें करते हैं। साथ में ग्रुप स्टडी का आप प्रश्न बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने मूल पुस्तकों के अलावा कुछ और पढ़ा सब्जेक्ट के लिए? मूल पुस्तकें ही मैंने पढ़ी, उन पर जो लिखे गए समीक्षात्मक और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, वो हम पढ़ते रहे साथ में सब लोग। जैसे किसने लिखे वो? राम की शक्ति पूजा, एक कविता लगा रखी है। जी। सिलेबस में भी, एमए में भी है वो, नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। तो राम की शक्ति पूजा पर कुछ संपादित पुस्तक है जो एक डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। जी। तो एक समीक्षात्मक अच्छा ग्रंथ है, तो उसका अध्ययन भी हम करते रहे। उसमें से भी जो भी उसके निष्कर्ष हैं, सार हैं या अन्य जो उसकी बातें हैं, वो आपस में डिस्कस करते रहे। तो उससे कई नई चीज़ें, कई चीज़ें आसान रही हमारे लिए। इसके अलावा? कहानियों पर रामदरस मिश्र की एक पुस्तक है, और उपन्यास जब हमने पढ़ रहे हैं तो हिंदी उपन्यास का इतिहास है। ये इतिहास ग्रंथों में आ गया। और कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जी। उस पर मुक्तिबोध ने समीक्षा ग्रंथ लिखा है, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। तो ऐसी आलोचनात्मक कृतियाँ भी हम पढ़ते रहे और विभाजित करके पढ़ते रहे, डिवीजन किया। डिवीज़न किया। व्याकरण का क्या किया? व्याकरण हमने कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, और साथ में हरदेव बाहरी की, और राजस्थान जो स्कूल शिक्षा में कक्षा 9 से 12 के बीच के लिए हिंदी व्याकरण एक पुस्तक चलती थी, उसको भी हमने साथ में रखा। इन 3 पुस्तकों से हमने तैयार किया। और जो लिपि है या फिर शब्दावली में जो वैज्ञानिक जो बदलाव हो रहे हैं, या जो मानक शब्दावली है, उसके लिए हमने जो हिंदी जो निदेशालय है आगरा, उसके पीडीएफ से हमने अध्ययन किया। और पेपर थर्ड के लिए क्या किया? पेपर थर्ड के लिए भी हमने अपने जो हिंदी से इतर भी हमारे मित्र हैं उनको जोड़ा, और उसमें भी विभाजित करके हमने इतिहास, राजनीति विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र या फिर करंट जीके, इन सबको बांट करके हमने उसकी पढ़ा। मूल रूप से मूल पुस्तकें ही पढ़ी उनकी भी, और कोई गाइड का सहारा नहीं लिया? गाइड का सहारा नहीं लिया। कोचिंग ली कोई? कोचिंग भी नहीं ली। अच्छा, कोचिंग भी नहीं ली? कोचिंग नहीं ली, सब्जेक्ट की भी नहीं ली? बिल्कुल नहीं ली। सेल्फ स्टडी है बिल्कुल सेल्फ कंप्लीट। स्टडी, और ये संगठन की शक्ति कहूँगा इसमें। चीज़ें आसान हुई। ग्रुप स्टडी करते थे? ग्रुप स्टडी। कितने लोग थे आप ग्रुप में? हम जीके की तैयारी के लिए 8 लोग थे, और हिंदी की तैयारी के लिए 5 लोग थे। सिलेक्शन कितनों का हुआ? हिंदी में सिलेक्शन 5 में से 3 लोगों का हुआ है। और जीके वालों का? जीके में अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। अच्छा, कईयों के हाँ, रिजल्ट्स आने संस्कृत बाकी से हैं। हैं, राजस्थानी से हैं, हम्म। तो उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। फिजिक्स से हैं। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू की तैयारी भी हमने 5 लोगों ने जो हिंदी वाले थे उन्होंने मिल करके ही की। कोई मॉक और इंटरव्यू दिया? मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। हम्म। राजस्थान विश्वविद्यालय में दिया था मैंने, एपीटीसी डिपार्टमेंट में, और वो मेरे अच्छा भी रहा था। मुझे एक आत्मविश्वास, आत्मबल उससे विकसित हुआ।
वो ठीक रहा था। और उससे भी अधिक जो हम 5 लोगों ने ऑनलाइन मोड पर गूगल मीट के थ्रू हम जो मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, वो जी। काफ़ी कारगर साबित हुए थे। कुछ गुरुजनों का साथ भी रहा, इस वजह से उनका गाइडेंस मिलता रहा, तो उसके इंटरव्यू की तैयारी आसान हो गई। बोर्ड किसका था आपका? प्रोफेसर अयूब खान का बोर्ड था मेरे। हार्ड बोर्ड बोलते हैं इनको? हाँ। नंबर कम देते हैं, ऐसा ये कहा जाता है ये इनके बारे सुनने में। में आया है हाँ, कि आपको कितने नंबर दिए होंगे? ऐसा तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी एक आइडिया मोटा मोटी लगा ही लेते रैंक के हिसाब से। रैंक के हिसाब से 10 से कम नंबर दिए हैं। किन अच्छा, सिलेक्शन में? पेपर फर्स्ट में कितने नंबर बन रहे हैं? पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिलाकर मेरे 120 अंक बन रहे हैं 150 में से। नंबर तो अच्छे बन रहे हैं। और थर्ड में? थर्ड में 36 अंक बन रहे हैं 50 में से। अरे वाह, ग्रेट, नंबर तो बहुत ही शानदार बन रहे हैं। तो इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने? इंटरव्यू मेरा लगभग 32 मिनट का चला था हम्म, और सामान्य प्रश्न थे, गोदान से संबंधित प्रश्न थे। मेरी पीएचडी पर ज़्यादा चला था। अच्छा। पीएचडी के विषय पर, उसके जो अध्याय हैं उन पर बात चली थी। पीएचडी किस विषय पर कर रहे हो आप? पीएचडी का मेरा विषय है हिंदी साहित्य में मिथकीय विनियोग एवं आधुनिक संदर्भ, कर्ण के विशेष संदर्भ में। अच्छा तो कर्ण विषयक जो हिंदी की रचनाएं हैं जी, उन पर मेरा अध्ययन है। तो फिर ये गोदान कहाँ से आगे बीच में? गोदान चूंकि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा। नहीं, पहले उन्होंने पीएचडी के विषय पे बात की या गोदान पे बात की? पहले गोदान पर बात की। अच्छा, फिर वो पीएचडी पे है। जी सर। गोदान के बारे में क्या पूछा उन्होंने? गोदान पर उनका एक प्रश्न था कि गोदान में जो समस्याएं हैं क्या वो आज भी आपको नजर आती हैं? आती हैं तो किस रूप में आप देख रहे हैं उनको? जी, और उसमें क्या पूछा? पीएचडी के विषय को बोर्ड वर्क के एक लिहाज से उन्होंने लिखवाया था, पीएचडी के टॉपिक को। और उसके जो अध्याय हैं, 5 मेरे जो अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों को भी उस पर लिखवाया था बोर्ड पर। और उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उस पर प्रश्न किए थे मुझसे। बोर्ड वर्क कितनी देर चला? बोर्ड वर्क मेरा लगभग 5-6 मिनट चला और उसके बाद में फिर ये इन पर प्रश्नोत्तरी हो गई थी शुरू। वो उस पे ही चला फिर? हाँ। आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछा? आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ है नहीं इसमें कि आप साक्षात्कार दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज ऐसी है। अच्छा, आप इसको सारा सिलेबस का पार्ट मानते हो? बिल्कुल। आपको विषय के अलावा? विषय के अलावा जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसको भी अलग इसलिए नहीं मानता कि एक साहित्य के या एक सहायक आचार्य को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में मालूम नहीं भी हो सकता तो वो मना भी करना आना चाहिए। तो इस वजह से साक्षात्कार के लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। आपने मना किया? मैं मना किया जहाँ पर मुझे नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, जहाँ पर मैं कोशिश भी करता तो शायद मैं ठीक कोशिश नहीं करता, तो वहाँ पर मैंने मना कर दिया। पहली बार आ रहे हो या दूसरी बार आ रहे हो? हाँ, आपसे ये पूछा? जी पूछा था कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, तो मैंने कहा कि दूसरा है। इस संदर्भ में ये बात हुई थी। इस बात को ज़्यादा उन्होंने, इस बात से वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, क्या एक्सप्रेशन थे उनकी? एक्चुअली प्रोफेसर अयूब खान का, जैसा कि आपने कहा भी कि सबसे हार्ड बोर्ड माना जाता है, वो हार्ड इस मामले में भी है कि उनके जो भी चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उनसे पता नहीं लगता कि वो खुश हैं या नाराज हैं या कम खुश हैं। तो इस वजह से भी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं लगता है। जब ये पता चला कि बोर्ड ये आ गया है, एक चर्चा चलती है आम बच्चों में चली जाती है कि ये थोड़ा सा नंबर कम देते हैं। जी सर। तब आपको थोड़ी निराशा हुई कि अरे कौन सा बोर्ड आ गया? हाँ, 9 अक्टूबर को 2024 को मेरा इंटरव्यू था। मैं 8 अक्टूबर को पहुंच गया था। जब मैं आरपीसी के सामने 8 अक्टूबर को पहुंच गया था एक बार, तो वहाँ पर ये चर्चाएं मैंने सुनी थी और मुझसे किसी ने कहा भी कि आपके अगर अयूब खान आ गए तो, तब एक ही बात आई थी कि कोई समस्या नहीं है, जैसा होगा देखा जाएगा। अयूब खान मतलब अगर सिलेक्शन होना होगा तो अयूब खान सर के उसमें भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो जो नंबर अधिक देते हैं उनके भी नहीं हो सकता। दूसरा कॉन्फिडेंट मैं इस वजह से भी था कि मेरे अंक ठीक थे, तो चाहे कितने ही नंबर दे दो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। और आपको पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के ही आपको किसी परीक्षा में, किसी साक्षात्कार में बैठना चाहिए। आप में अगर ये पूर्वाग्रह रहेंगे कि आपको उस व्यक्ति के सामने
आपको कम अंक मिलेंगे या उस परीक्षा में आपको कम अंक मिल सकते हैं, आपका सफलता जैसे पूर्वाग्रहों से आपको मुक्त होकर के बैठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। ऐसे मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है। हम्म। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भैया जो हैं नर्सिंग अफसर हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जी। दिल्ली में। तो वो आपको मेडिकल लाइन में नहीं लेके गया? नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ कभी नहीं रहा। वो आप स्वतंत्र थे? स्वतंत्र था मैं। हम्म। पिताजी के यहाँ वहाँ पर भी मैं स्वतंत्र था। शुरू में उन्होंने कक्षा 11 के दौरान विज्ञान विषय लेने के लिए कहा था और मैंने ले भी लिया था। उसके बाद में कभी उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया इस मामले में। 2017 में एमए हो गई। जी सर। सिलेक्शन हुआ आपका 2023 में। जी सर। पहला कंपटीशन एग्जाम दिया 2023 में। जी सर। जर्नी बहुत लंबी है। जी सर। समय बहुत है। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा? बीच में यूं हुआ नहीं कि मैं गिव अप कर दूं या कुछ और की तरफ चला जाऊं, कुछ और करूं? इसके कई कारण भी रहे। ये बेशक ये लंबी जर्नी रही, लंबी यात्रा रही। एमए से फिर मैंने 2018-19 से पीएचडी मैंने शुरू की जी। और इस बीच में कई मानसिक धरातल पर तो कभी ऐसा होता भी है कि आप बहुत देरी कर रहे हैं। आप अपने माता पिता या आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनमें आप देरी कर रहे हैं और आप कई बार जो करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं। जैसे कि 2021 का भी मैं बता रहा था आपको कि उस वैकेंसी में भी मैं बहुत नज़दीक से रहा। जी। एमए के दौरान से ही एक कविता एक ऐसी रही मेरे साथ में, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ये मेरे निराशा के क्षणों में हमेशा मुझे आशान्वित करती रही। कौन सी कविता है? राम की शक्ति पूजा इसका नाम है, लंबी कविता है। कोई 4 लाइन जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मुझे वैसे तो पूरी पसंद है लेकिन शुरू की मैं कुछ पंक्तियां सुना सकता हूँ। जी। इसमें जो आज का युद्ध है, राम और रावण का युद्ध, उसमें रावण शक्ति संपन्न, शक्ति की आराधना करके आए हैं और आज के युद्ध में रावण का पक्ष प्रबल है और आज का युद्ध समाप्त हो रहा है। उसका दृश्य यहाँ से खींच रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कप विषम हूह। विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुद्रस्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रभूत। उद्गीरित वन्य भीम कप चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। क्या बात। तो ये शुरुआती उसकी पंक्तियां हैं, 18 पंक्तियां हैं। तो ये पूरी ही कविता मुझे रोमांचित करती है, आशामयी बनाती है। जब आप निराश होते थे तब बिल्कुल ये पढ़ लेते थे या इनको याद कर लेते थे? इसका वाचन मैंने कई बार किया है। अच्छा। मंचों पर भी किया है और हमेशा निराशा क्षणों में मुझे इस कविता ने आशा प्रदान की है। पढ़ाते हो आप? मैं अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो भी मेरे घर के आसपास जो भी बच्चे हिंदी साहित्य में या अन्य विषय में भी रुचि रखते हैं। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाते हो? हाँ, अगर मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ तो पढ़ाता हूँ। नहीं, जनरली क्या पढ़ाते हो? जनरली मैं इतिहास भी अगर पढ़ा सकता हूँ, अगर उनकी रुचि है और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ तो। और बाकी मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। अच्छा, हिंदी साहित्य की क्लास लेते हो? हिंदी साहित्य क्लास भी नहीं कहूँगा, एक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। पढ़ाना बहुत अच्छा लगता होगा? हाँ, पढ़ाना अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर साहित्य पढ़ाना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, आपने कहा साहित्य में मेरी रुचि है। जी सर। गद्य में और पद्य में? पद्य में विशेष तौर पर, गद्य भी पढ़ता हूँ, बाकी पद्य में विशेष तौर पर मेरी रुचि है। आपका फेवरेट राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर दास, नागार्जुन, मुक्तिबोध, ये मेरे। आपने खुद ने कुछ लिखा है? हाँ, मैंने एक समय में कविताएं लिखी हैं, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत समय हो गया, मैंने कविताएं या फिर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं।
आपको याद है कोई लिखी हुई कविता? एक गीत मैंने लिखा था, हमारी कहानी में तुम अनकही सी, सदा तुम रही हो, सदा तुम रहोगी। मैं मंदिर की मूरत भले बन रहूंगा, तुम ही देवता बन हृदय में रहोगी। हमारी कहानी में, ये मैंने कृष्ण और राधा के एक प्रसंग के आधार पर ये मैंने इसका रचना की थी। तो ये एक समय मैंने गीत और दोहे ये सब लिखे थे। राम की शक्ति पूजा। जी सर। आपको करेक्टर राम और सीता लगता है अच्छा, या राधा और कृष्ण अच्छा लगता है? कृष्ण। क्यों? मुझे इसलिए ज़्यादा ठीक लगते हैं। वैसे राम और कृष्ण का ऐसा कुछ द्वंद्व मेरे मस्तिष्क में है नहीं जी। लेकिन कृष्ण इसलिए मैंने यहाँ पर चुना है कि कृष्ण उन सभी सीमाओं को तोड़ते हैं। कृष्ण के यहाँ सीमाएं नहीं है, इस वजह से। शशिकांत भारद्वाज को अब कहाँ जाना है, ये वस्तुतः अंतिम लक्ष्य था? हाँ, वस्तुतः तो मुझे शिक्षक के तौर पर ही काम करना है, और चूँकि साहित्य का मैं शिक्षक नियुक्त हो गया हूँ, तो अब साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है, और इसके आगे कोई ऐसा है नहीं। शिक्षक बनना था, बन गया। अब मेरा लक्ष्य नई पीढ़ी तैयार करना है। साहित्य के नए जो नई पीढ़ी है उसको तैयार करना है, साहित्य का रस लेने वाली नहीं। जी। आपके आसपास के लोगों ने कहा नहीं इतनी जल्दी आपने एपी क्लियर कर लिया, एपी बन गए हो, आपको यूपीएससी करना चाहिए? हाँ, मेरे जो बड़े भाई हैं परिवार में और जी। या अन्य जो भी मेरे जानकार हैं, पिताजी भी मेरा ऐसा सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं अंदर से शिक्षक ही अपने आप को पाता हूँ कि मूलतः मेरी जो आत्मा है वो एक शिक्षक की आत्मा है। इससे आगे कुछ नहीं? हाँ, अगर मैं एक ठीक शिक्षक बन पाया अंत तक, तो मेरे लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। अभी मैं शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ हूँ। ठीक शिक्षक बन पाया, इसकी परिभाषा क्या है? मैं समाज में एक ऐसी नई पीढ़ी दे पाया जो कि दीनता, परमुखापेक्षिता इनसे बच सके, जो कि संवेदनशील एक समाज का निर्माण कर सके, जो कि पर दुख कातर एक समाज का निर्माण कर सके, जो कि आत्मबल संपन्न एक पीढ़ी मैं अगर बना सकूं, तो मैं एक सच्चा साहित्य का शिक्षक अपने आप को महसूस करूंगा। क्या बात है। आपका कोई कोटेबल कोट है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही एक निबंध पढ़ रहा था इन दिनों, और उनका एक कोट था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। उन्होंने ये बातें भी कही जो भी मैं एक साहित्य के शिक्षक के रूप में भी अभी बता रहा था, कि जो वाग्जाल मनुष्य को अगर दीनता, पर दुख या परमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, मुझे उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। तो वास्तव में जो साहित्य है जी, मेरे लिए, या वास्तव में साहित्य जो है वो एक ऐसी उदात्त चेतना है जो कि एक शिष्ट समाज का निर्माण करती है, एक संवेदनशील समाज का निर्माण करती है, एक आत्मबल संपन्न समाज का निर्माण करती है। आपने कहा कि हमने एक ग्रुप में कंटेंट तैयार किया। जी सर। कैसा कंटेंट तैयार किया आपने? जी, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि हम सबने विभाजित कार्यप्रणाली के द्वारा की तैयारी की थी, और मूल पुस्तकें और उनसे जुड़ी जो कि मानक आलोचकीय या समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, उनको विभाजित करके उन पर कुछ कंटेंट तैयार किया लिखित में, और कुछ प्रश्न तैयार किए। लगभग 5-6 हजार प्रश्न हमने तैयार किए। अच्छा जी, बड़ा बैंक बना लिया। बड़ा बैंक बनाया। तो वो प्रश्न बैंक और उनसे संबंधित जो कंटेंट है वो हमने तैयार करके, विभाजित मतलब एक पुस्तक किसी ने ली, एक जी, किसी ने ली, जी, एक किसी ने ली, ऐसे करके आपने जी डिवीजन किया और फिर सवाल बनाए उसके। जी सर। ओके। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक
मैं पढ़ रहा हूँ, एक मेरे अन्य जो मित्र हैं उनमें से कोई पढ़ रहा है, एक अन्य पढ़ रहा है। इस तरीके से हमने फिर उन सब में से उन सब की जो भाषा शैली है या उनमें जो नए फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित हमने प्रश्न बनाए, उनसे संबंधित हमने नोट्स बनाए जी। और वो आपस में शेयर भी किए और जो प्रश्न बनाए हमने आपस में उनको सॉल्व भी किया। ये जो आपके ग्रुप के लोग थे उतना, ग्रुप के लोग या थे। ग्रुप के बाहर भी नहीं, आपने? ग्रुप के लोग जो थे हम। अच्छा, तो अभी कोई नया बच्चा है जिसको तैयारी करनी है जी सर। और जिसको कंटेंट की नीड हो कि वो शशिकांत भारद्वाज वाला कंटेंट मेरे पास भी आए, जी सर। जी तो सर। उसके पास कैसे जाएगा वो? जी सर, मेरे एक मित्र हैं रक्षिता पारीक। जी। तो वो उन प्रश्नों को, उस कंटेंट को प्रकाश में ला करके सब सर्वसुलभ कराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कोई हाँ, बुक बनाना चाह रहे हैं? बुक या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये ओके। हाँ, ये रक्षिता पारीक ये कार्य करेंगी। हम्म, तो उन्होंने ऐसा कहा है, तो हम उनको ये उपलब्ध करवाएंगे। तो वो जैसा भी अगर बुक फॉर्म में निकालेंगे या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से लाएंगे सामने, तो वो सर्वसुलभ बन जाएंगे वो प्रश्न और वो कंटेंट। जो एपी के एस्पिरेंट्स हैं जी सर। उनको आप क्या मैसेज देंगे? कोई संदेश देना चाहते हैं उनको? जी सर। एक तो अभी जैसे कि बहुत सारे सफल हुए, बहुत सारे सफल ना नहीं हो सके, वो अगली बार होंगे। जी। पूर्वाग्रहों से एक तो हमें मुक्त रहना होकर ही हमें किसी परीक्षा में बैठना है। हम्म, दूसरा, असफलता नाम की कोई चीज़ है नहीं। हमेशा हमें उसको एक सीख के तौर पर देखना होगा। अगर हम उस असफलता के उस दौर को ही हमने अपने ज़हन में बिठा लिया और उस असफलता को ही हम अपने कंधों और अपने मस्तिष्क पर बिठा लिया, तो हम सफलता के मार्ग से चूक जाएंगे। और शिक्षक बनना मात्र सफलता नहीं है, ये मैं अभी पहले ही बोल रहा था। जी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो भी नए तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, आप आरईस बन रहे हैं, आप आरजेएस बन रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बन रहे हैं। आप अगर शिक्षक बन रहे हैं तो आप जब शिक्षक नियुक्त हों उससे पहले ही अपने आप को शिक्षक बना लें अंदर से। उस शिक्षक को जिएं, महसूस करें कि वो समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितना हितकारी शिक्षक है। नहीं है तो उसे बनाएं, उसको गढ़ें। आप धीरे धीरे गढ़ेंगे तो प्रकृति आपको वो सब देगी। पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें। किसी भी परीक्षा में दो ही परिणाम है, सफल या असफल। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आप देंगे तो आपको मानसिक तौर पर पीड़ा भी हो सकती है। जैसे कि मैं ये मान करके एग्ज़ाम कोई दूं, कोई परीक्षा दूं, कोई साक्षात्कार दूं कि इसमें तो मैं 100% सफल ही होऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सफल नहीं हुए तो दुख होगा। दुख होगा। ओके। तो इस पूर्वाग्रह से अगर मुक्त रहूं मैं, तो दुख तो नहीं मैं होगा। अपनी सीमाओं, अपनी इयत्ता को इतना विस्तार दे पाऊंगा कि पूर्वाग्रह से युक्त होकर के मैं नहीं दे पाऊंगा। जी। तो पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें और हमेशा आप क्या कर सकते हैं एक सफल शिक्षक के तौर पर, या फिर प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी प्रणाली में आप किस तरीके से अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, उन चीजों पर ध्यान दें बजाय परिणाम के। जी। आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया, जी उसके सर। लिए कोई कोचिंग ली या उसके लिए भी नहीं? नहीं, उसके लिए भी नहीं ली। अच्छा, आपने पूरी लाइफ में कोई कोचिंग नहीं ली मैंने। कोचिंग दी है? कोचिंग कह सकता हूँ ये तो? साथ में पढ़ना कहूंगा मैं इसे। ये तो आपका बड़प्पन है, ठीक है। उसके लिए भी आपने मूल पुस्तक पढ़ी और मूल सिलेबस मूल की पुस्तकें पढ़ी। मूल पुस्तकें पढ़ी। जी। हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में जी। पढ़ते हुए कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी मिले जिनके उदात्त और ऐसे महान व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा, जिनमें डॉक्टर रेणु व्यास का जी। मैं प्रमुखता से नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने साहित्य की पुस्तकों को पढ़ना और जीना सिखाया हमें। तो कुंजियों या फिर ये कोचिंग्स या अन्य कोई जो नोट्स या कोई शॉर्ट कट जो माध्यम है, उन पर कभी विश्वास रहा नहीं, जब तक कि
हाँ, वो एक सहायक के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने जो आपकी जो बुनियाद है, वो तो मूल पुस्तकों को खुद पढ़कर ही पार करनी पड़ेगी। हो सकता है मूल पुस्तकें पढ़ने के बाद में आपकी समझ उस तरीके की नहीं बन पा रही है। आपको किसी शिक्षक की, आप किसी साथी की, सहायक की आवश्यकता है, तब आप किसी अन्य पुस्तक, किसी अन्य कोचिंग, किसी अन्य कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप पहले अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए जी। और बुनियाद मूल पुस्तकों से ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। कोचिंग व्यवस्था का या जो अन्य जो गाइड वगैरह हैं, उनका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो तब कारगर सिद्ध होंगी जब आप मूल पुस्तकों को देखे होंगे, आप उनको पढ़े होंगे, उनको समझे होंगे। फिर आपको कोई समस्या आ रही है, तब आपको उनको पकड़ना चाहिए। जी। अच्छा, एक साहित्य का स्टूडेंट जनरली ये देखा जाता है कि थिएटर में बड़ी रुचि रहती है। जी, आपने थिएटर किया? थिएटर किया नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया नहीं मैंने। हुँ। नाटकों, रंगमंच में, थिएटर में देखने में मेरी रुचि रही है, लेकिन मैंने किया नहीं। और चूँकि मेरा ग्रामीण परिवेश है, गाँव भी मेरा बहुत दूर है, तो थिएटर भी मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया। हुँ। क्यों एमए के दौरान भी मैं अपने गाँव से ही अप डाउन करता था रोज़ राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो ऐसा रुचि मेरी रही है ज़रूर सिनेमा में, थिएटर में। एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लिया आपने? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर में मुझे संगीत पसंद है। कविताओं का मैंने कॉलेज के दौरान या विश्वविद्यालय में विभाग में जब मैं पढ़ता था, तब मैंने अपनी स्वलिखित जो कविताएँ हैं, उनका उनका वाचन किया? मंच पर वाचन किया है। हुँ। अन्य जो प्रतियोगिता थी, उनमें भाग लिया है। एक समय के लिए मैं कवि सम्मेलन भी जो जयपुर में हुआ करते थे, उनमें मैंने भाग लिया है। अच्छा। हाँ, हुँ। एक कवि सम्मेलन मैंने बड़ौदा में भी किया है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय में। तो वो एक समय में मेरा रहा। संगीत सुनना या गाना भी मेरी रुचि रही है। आपकी जर्नी बहुत लंबी थी। जी सर, इस लंबी जर्नी में खूब सारे लोगों का सहयोग रहा होगा। जी सर। क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? किसी एक व्यक्ति को पूरा क्रेडिट देना तो शायद उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरे गुरुजनों को इसका विशेष वो जाता है, जी। जिन्होंने मुझे साहित्य को पढ़ना, समझना और जीना सिखाया। माता-पिता जिनके धैर्य और जिनका आशीर्वाद, जिनकी दुआएँ मेरे साथ में रहीं। मेरे बड़े भाई रविकांत भारद्वाज, उनका साथ रहा। कमलकांत भारद्वाज मेरे एक बड़े भाई हैं। उन्होंने मेरी साहित्य पढ़ने की जो दृष्टि है, संस्कृत साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, वो उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। और मेरे जो दोस्त हैं, जिनमें सौरभ, चारण और रक्षिता पारीक, विभा पारीक, डॉक्टर अन्नपूर्णा सोनी, उषा, इन सब का योगदान रहा मेरे जीवन में। इस इन सबको मैं ये क्रेडिट देता हूँ। तो शशिकांत, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। जी सर। आपके इस जर्नी की जो अनुभव है, जी सर। इससे खूब सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जी।